उनको मालूम है जिन मुद्दों पे सवाल करना है उन मुद्दों पे वो क्या करेंगे, पाकिस्तान से 2 गोले इधर फिकवा देंगे, 2 गोले उधर फिकवा देंगे, दिन भर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात होने लग जाएगी। बहुत ज्यादा हो गया तो कश्मीर फाइल का टॉपिक आ जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस आ जाएगा, या वो क्या था शाहरुख खान के बेटे का केस आ गया था। तो हम इन सब में उलझे रहेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे को इन सब इन्फॉर्मेशन से, कचरा इन्फॉर्मेशन से दूर रखा। आज जो लोग तुमसे मिलते कहते हैं यार तुम्हारे बच्चे बड़े समझदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें दूसरों के बच्चे भी कर सकते हैं, पर उनके पास इंपॉर्टेंट बातें 20% है, 80% बेकार का कचरा है। वो गेम खेलते हैं, लाइव गेमिंग खेलते हैं, उनके पास वो न्यूज़ देखते हैं, वो उनके पास पूरा पता होता है कि कौन सा हीरो कब शादी करने वाला है, कौन से हीरो की कौन कौन सी पिक्चर आने वाली है, ये सब। अब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए किसी नहीं। तो सुकरात का दूसरा मेथड समझ गए? पहला क्या था? हमेशा क्वेश्चन करो, हर चीज को आंख बंद करके नहीं मानना। कोई जितना मर्जी बड़ा करोड़पति हो, जितना मर्जी बड़ा तुम्हारे स्कूल के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, अगर तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही है तो बोल दो हमें समझ में नहीं आ रही है, ये हमारा सवाल है, आप इसको क्लियर करो। जब तक वो, क्योंकि आंख बंद करके मान लोगे ना, तब तक तुम एक डब्बा बन जाओगे, बंद डब्बा, जिसकी अकल ही नहीं चलेगी। पापा कल स्कूल में क्या हुआ था कि मैम दो बच्चे लड़के थे वो शैतानी कर रहे थे। मैम ने कहा कि अगर तुमने दोबारा शैतानी लड़के पूछना, हमें समझ नहीं आ रहा उसका मतलब क्या हुआ। एक बच्चा था जो शैतानी कर रहा। मैडम ने क्या कहा कि अगर ज्यादा शैतानी की तो लड़की के बीच में बैठा दो, लड़कियों के बीच में बैठा दो। वो इंडिया में ये माना जाता है ना कि लड़का अगर लड़कियों के बीच में बैठेगा तो उसके लिए बेइज्जती वाली बात है, तो उनको पनिशमेंट के तौर पे बोला गया, जबकि ये पनिशमेंट नहीं है, मतलब ये एक तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुकरात का पहला नियम तुम समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा एक सुकरात का जो एक और नियम था, तो तुमने बीच में क्वेश्चन किया ना, मेरे दिमाग से उतर गया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सवाल करना चाहिए। चलो अब याद आएगा तो बताऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब फ्लो बनाओ ना बीच में, उसको नोट कर लो, बाद में पूछो। ठीक है, अब हम बात, अब वो बीच में तीसरा पॉइंट मेजर था वो छूट गया है, अभी मेरे को याद आएगा तो मैं उसके बारे में कर लूँगा। अभी हम बात करते हैं मेन कि सुकरात को जहर क्यों पीना पड़ा। सुकरात के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सुकरात का मैंने बता दिया जन्म कब हुआ, बता दिया, उसने आर्मी में भी थोड़ा वक्त बिताया। उसके बाद उसने सुकरात की जो बीवी थी, उसकी बीवी सुकरात को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसका ये मानना था कि सुकरात दिन भर बैठ के बकबक करता रहता। और जो पूरे एथेंस राज्य था, एथेंस राज्य के जितने यंग लड़के थे, यंग बच्चे थे, और अमीरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, वो सब सुकरात के चेले थे, सब सुकरात को आके सुनते थे। शाम को सुकरात के घर के बाहर सुकरात बैठा हुआ बोल रहा है, और ऐसे चौपाल में 4-6-10 लोग बच्चे बैठे हुए हैं और वो उसकी बातें सुन रहे हैं और उससे सवाल कर रहे हैं। उनमें कौन होता था? प्लेटो नहीं, अरस्तु तो सुकरात के मरने के बाद पैदा हुआ। प्लेटो होता था, एक और बहुत उसका फेवरेट शिष्य था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने भी सुकरात के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। तो उसकी बीवी को कुछ होना चाहिए ना कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। नहीं ना, वो समझे नहीं क्या है ना, वो कहते हैं कि ये तो बेकार की बातें हैं, तुम जाओ कोई काम करो, मकान खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। अब मैं आज की डेट में मैं तुम्हारे को 250 साल पुराने सुकरात की बात बता रहा हूँ, तो ये दुनिया के लिए तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है ना। वो कहेंगे अरे जाओ यार काम करो, कोई खुदाई करो, जाके 10-20 हज़ार रुपये कमाओ महीने का, ये सब करो, मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, 4 बंगले खरीदो, तब ये इन्फॉर्मेशन काम की है। और अगर इनसे ये नहीं खरीद सकते तो कोई काम की नहीं है, उनका ये मानना है। तो ऐसी सुकरात की बीवी का भी ये मानना था कि क्या बेकार का मजमा लगा के रहता है। इवन वो यहाँ तक करती थी, परेशान हो जाती थी कि भी जैसे घर के नीचे, जैसे मान लो घर है और यहाँ पे वो बैठा हुआ है, शाम को लोग इकट्ठे हो गए, वो बैठ के बात कर रहे हैं, और सुकरात ने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी। एक बात याद रखना सुकरात के बारे में, सुकरात ने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी। इवन सुकरात ने, प्लेटो ने, इन सब ने किताबें नहीं लिखी। सुकरात के बारे में प्लेटो ने लिखी 26 या 36 किताबें लिखी है, और उसमें से एक किताब है द रिपब्लिक, जो सबसे पॉपुलर किताब है, जिसमें कि लगभग समझ लो 10 एडिशन है उसकी, इतनी बड़ी किताब है। और वो किस तरीके से लिखी है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही कि मतलब उसने ऐसे नहीं लिखा कि मैंने ये कहा या सुकरात ने ये कहा, नहीं, उसने उस किताब को ऐसे लिखा कि हम लोग आज शाम को सुकरात के घर में गए, सुकरात
बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं, सुकरात ने इस टॉपिक पे बात करी, फिर मैंने ये सवाल किया, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर वो दूसरे वाले ने सवाल किया कि ये समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने जवाब दिया। मतलब उसने उस और रोज की डायरी लिखता था। हाँ, वो उस तरीके से लिखी कि आज हमने क्या बात की। ऐसे नहीं कि मैंने लिखा या सुकरात ने कहा, वो सुकरात के सवाल, अपने जवाब, हमारे सवाल, सुकरात के जवाब ऐसे लिखा है। तो वो किताब जरूर पढ़ना था, ठीक है। ऐसा तक होता था कि शाम को सुकरात ऐसे बातें कर रहा है और उसकी बीवी ऊपर से पानी फेंक दिया करती, लड़कों को भगाने के लिए, भागो यहाँ से। जैसे वो हमारे वहाँ पे नहीं आंटी थी, एक बच्चे क्रिकेट खेलते थे, शोर मचाते थे, ऊपर से पानी फेंकते थे, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसे ही सुकरात की बीवी भी, या क्या भीड़ लगा रखी है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ जाके आटा पिसवाना था, आटा तो पिसवाया नहीं, तुम यहाँ पे लड़कों को भाषण देने बैठ गए, तो पानी फेंक दिया करती। और सुकरात शक्ल से सुंदर नहीं था, उसके बहुत सारे दाग थे। मतलब अगर आज की एक भाषा में कहा जाए तो सुकरात एक बदसूरत था। मतलब उसके चेहरा था, हालांकि बदसूरत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, नेचर की बनाई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं होती, पर सौंदर्य के दृष्टिकोण में आज की तो सुकरात दिखने में अट्रैक्टिव, कोई खूबसूरत हीरो मॉडल टाइप नहीं था। उसके चेहरे में बहुत सारे दाग थे, बड़ा सा मुंह था, योद्धाओं जैसा बॉडी बिल्डर टाइप शरीर था। तो सुकरात का कभी भी मूर्ति स्टैचू देखोगे तो उससे आपको चेहरे पे बहुत सारे दाग मिलेंगे। तो सुकरात, ठीक है। तो और सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, तो सुकरात ने फिर अपनी आइडियोलॉजी शेयर कैसे करी? जैसे गए किसी दुकान पे, वहाँ बैठ गए। अच्छा, सुकरात की बातें तो मज़ेदार होती थी, तो लोग क्या कहते, अरे बैठो यार, बैठो बैठो। वो बैठ गया, फिर वो भी आ गया, फिर वो रामलाल भी आ गया, श्यामलाल भी आ गया, रामू भी, श्यामू भी, सब आ गए। फिर सारे वहाँ बैठे हैं, फिर सुकरात सवाल, फिर वो सवाल कर रहे हैं, फिर सुकरात, ऐसे चलता था। आज यहाँ बैठ गए, आज वहाँ बैठ गए, ऐसे करते करते धीरे धीरे एथेंस के सारे यंगस्टर बच्चे उसके दीवाने हो गए। वो उस समय देवताओं का को बहुत ज्यादा पूजा जाता था। सुकरात ईसा मसीह से 400 साल पहले, मतलब सुकरात के 400 साल बाद पैदा हुए थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म जो था सुकरात के पैदा होने के या मरने के 400 साल बाद आया था, सोचो, ठीक है। तो सुकरात ईसा मसीह से भी पहले। तो सुकरात ने क्या होता था कि सुकरात के जब एथेंस के लोग जब सुकरात के दीवाने हो गए, तो सुकरात ने शासन पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन करना शुरू किया। क्योंकि उस समय राजतंत्र था, वहाँ पे राजा होता था। तो राजा होता था तो वहाँ पे ऐसी किताबें गढ़ी गई, ऐसी कविताएं लिखी गई, ऐसे लेखन लिखे गए कि भी राजा भगवान का ही प्रतिरूप है। देवताओं की पूजा करो, नहीं तो देवताओं को श्राप मिलेगा। और राजा मतलब राजा देवताओं का आशीर्वाद है, राजा देवताओं का ही एक रूप है, देवताओं के आशीर्वाद से राजा पैदा हुआ। मतलब राजा को आप कॉमन मैन मत मानो, वो कोई एक अलग से सुपर नेचुरल पावर है जो भगवान का ही एक रूप है, ऐसे करके, ताकि प्रजा कंट्रोल में रहे। तो सुकरात ने जब इस पे सवाल खड़ा करना शुरू किया कि ये बात क्यों माने, ये रूल आपका क्यों माने, इसमें तो ये नुकसान है। फिर देवताओं के ऊपर सवाल किया या राजा के ऊपर कि चलो देवता तो ठीक है, पर राजा देवता कैसे हो गया, और ये सवाल करने में राजा की पूजा कैसे करे। धीरे धीरे वहां पर जो भी धर्म था, ईसाई धर्म तो था नहीं उस समय, ये सब रोमन काल वगैरह की टाइम की बात है। तो उस समय वो जिस भी धर्म का सहारा लेकर के लोगों को मैनिपुलेट करते थे और राजा को देवता बना करके कंट्रोल करते थे, ये इसने उन चीजों पे सवाल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोग तार्किक होने लगे, और लोगों को जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनको जो 3 बार हंसने वाले लोग होते हैं, वो उनको लगता है कि ये नास्तिक है। नास्तिक और तार्किक होने में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, नास्तिक होना ही आस्तिक होने की पहली सीढ़ी है। अगर आप सवाल नहीं खड़ा करोगे तो आप सच्चा विश्वास कर ही नहीं सकते। आस्तिक मतलब जो भगवानों को मानते हैं, और नास्तिक मतलब जो भगवानों को नहीं मानते। तो ठीक है, जो तार्किक होता है जो सवाल करता है, जो कह रहा है मैं मानने को तैयार हूँ और मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, तो तार्किक को लोग नास्तिक मानने लग जाते हैं। एक तो नास्तिक होता है, वो कहता है भगवान, मैं तो भी नहीं मानूंगा, नहीं है तो भी नहीं मानूंगा, ये हो गया नास्तिक। एक होता है कि वो कहता है कि यार हो सकता है भगवान हो, मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, मेरे दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहे। अब लोग कहते हैं कि तूने सवाल कैसा खड़ा कर दिया, तू भी आंख बंद करके मार, तो लोग उसको नास्तिक बोलते हैं। वो नास्तिक नहीं होता, वो तार्किक होता है। तो सुकरात ने जब सवाल खड़ा किया तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ हो गया। फिर उसके ऊपर लोग उसके साथ उसके खिलाफ हो गए। नहीं, वो सब उसके दीवाने थे, आज भी थे। उनको डर यही तो था कि धीरे धीरे सारे बच्चे इसके साथ हो रहे हैं,
तो ये तो कल को हमारे को हटा देगा यहाँ से, पावर हमारे यहाँ से चली जाएगी। तो उन्होंने उसको ऊपर झूठे केस लगाए कि ये देशद्रोह का केस लगा दिया, राजा के खिलाफ षड्यंत्र का केस लगा दिया, मतलब कॉन्स्पिरेंसी राजा के खिलाफ कि ये देशद्रोह कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है, मतलब अगेंस्ट जा रहा है, लोगों को भड़का रहा है, ऐसे करके केस चलाए। तो उसके बाद उसको सजा दी गई। सजा में उसको क्या डिसाइड हुआ, जब वोटिंग वगैरह हुई तो सजा में ये डिसाइड हुआ कि इसको या तो तुझे मौत की सजा देंगे और तुझे जहर पी के मर जाना पड़ेगा। जहर कौन सा था? हेमलॉक। दूसरा, तू माफी मांग और एथेंस छोड़ के चले जा, तेरे को हम सजा नहीं देंगे, पर तुझे माफी मांगनी पड़ेगी और वादा करना पड़ेगा दोबारा आऊंगा नहीं यहाँ। सुकरात ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कोई गलत बात बोली नहीं, आप साबित कर दो मैंने गलत बात बोली है, मैं माफी मांग लूंगा। पर अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं बोली तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, और गलत बात बोली तो साबित करो कि क्या मैंने क्या गलत बोला। तो सुकरात ने माफी नहीं मांगी। फैसला ये हुआ फाइनली कि सुकरात ने कहा कि ठीक है जी, मैं तो जहर पी लूंगा। अब जिस दिन जहर पीने की बारी आई तो जो उसके स्टूडेंट थे, अमीरों के बच्चे थे, मंत्रियों के बच्चे थे, पैसे वालों के बच्चे थे, उसमें प्लेटो सबसे मेन था। प्लेटो के पापा तो शायद खुद मंत्रिमंडल में थे, ये मतलब एक अच्छी पोस्ट पे थे। तो प्लेटो ने सेटिंग कर ली सारी, जेल में सेटिंग कर ली, जेलर से सिपाहियों से सेटिंग कर ली और बॉर्डर पे सेटिंग कर ली, पैसा दे के कैसे भी करके। वो आए जिस दिन उसको सुबह जहर पीना था, वो रात को आए, उन्होंने कहा गुरुजी सारा बंदोबस्त हो गया है, सबको पैसे खिला दिए हैं, रात को यहाँ से चलो, यहाँ पे आपकी कदर नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको नहीं रहना है, ये आपकी जिंदगी में कदर नहीं करने वाले, यहाँ से हम निकल जाएंगे, किसी दूसरे राज्य में जाएंगे और वापस वहाँ पे अपने लोगों को और लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, यहाँ नहीं रहना, चलो। सुकरात ने मना कर दिया। सुकरात ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा क्यों, सारा बंदोबस्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत लोग आपके साथ है जो राजा के डर से बोल नहीं रहे। सुकरात ने कहा कि देख मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, कह रहा है कि आप तो जिंदा तो रहोगे, आप जिंदा तो रहोगे, आप कम से कम बाहर जाओगे तो हमारे जैसे और 10,000 लोगों को आप बता सकते हो, समझा सकते हो। सुकरात ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे विचार मर जाएंगे, मैंने जो बातें तुम्हें सिखाई हैं कि गलत के आगे समझौता नहीं करना, गलत बात के आगे झुकना नहीं है, गलत बात के लिए अगर मैं भाग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो सवाल खड़े किए थे वो झूठे थे, मैं भाग गया ना, मतलब। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं जिंदा रह गया मेरे विचार मर जाएंगे, अगर मैं अपनी बात पे कायम हूँ और वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि भी मैंने क्या गलत बोला है, तो मैं तो मर जाऊंगा शरीर से, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे। तो अब बताओ सुकरात मरा कि जिंदा है? जिंदा। कैसे जिंदा है? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी है वो। क्योंकि आज हम सुकरात के बारे में जानते हैं, सुकरात के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि सुकरात जिंदा है आज भी 2500 साल बाद भी। और तुम्हें एक बात और बताता हूँ, एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है सुकरात के बारे में, शेर कह लो या कहावत कह लो। मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी यूपीएससी मटेरियल में सुना था कि उस प्याले में, जो प्याला होता है ना उसमें जहर दिया था, उस प्याले में जहर था ही नहीं, अगर उस प्याले में जहर होता तो सुकरात मर गया होता। मतलब सिर्फ ये है कि उस प्याले में जहर नहीं था, क्योंकि अगर जहर होता तो सुकरात तो मर गया होता, पर सुकरात तो जिंदा है आज भी, शरीर से मर गया, विचार से जिंदा है। और सुकरात विचार वाला जहर नहीं था। हाँ, विचार वाला जहर को विचार से हराया जा सकता है, वो विचार उनके पास थे नहीं, क्योंकि वो सत्ता में चूर थे, उन्होंने पढ़ा नहीं इतना कुछ, वो सवाल नहीं करते थे। दूसरा, सुकरात के चेले का नाम क्या है? प्लेटो। प्लेटो के चेले का नाम क्या है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के चेले का नाम क्या है? अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। सुकरात के बेटों का नाम क्या है? किसी को भी नहीं पता, लिखा हुआ है उसकी बायोग्राफी में मिल जाएगा, बीवी का नाम, बेटे का नाम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जो लोग जानते उसके बारे में, और किसी की दिलचस्पी नहीं। मतलब सुकरात के बेटे, जो 3 बेटे थे, उसके बारे में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं जानने को, एग्जाम पास करने के लिए उनका नाम रट्टे मार के लिख दोगे। पर प्लेटो को पूरी दुनिया जानती है, प्लेटो ने जो शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, उसको दुनिया पढ़ती है। प्लेटो के ग्रंथ के बाद में अरस्तु आया, अरस्तु सुकरात के मरने के बाद पैदा हुआ था। प्लेटो ने एक एकेडमी खोली थी एथेंस में, जो एकेडमी बोलते हैं ना, एकेडमी, ये एकेडमी वर्ड ही एथेंस से आया, दुनिया की सबसे पहली एकेडमी एथेंस में खुली थी, प्लेटो ने खोली थी। और प्लेटो को अपने जैसा या अपने गुरु जैसा शिष्य चाहिए था, और वो एकेडमी इतनी महंगी थी कि दुनिया भर के अमीर अमीर लोगों के बच्चे
राजाओं के बच्चे उसमें पढ़ने आते थे, क्योंकि वो इतनी दिमागदार एकेडमी थी। मतलब सोचो जिसका हेड प्लेटो होगा तो वो एकेडमी क्या होगी। पर कई बैच गुजर जाने के बाद एक ऐसा शिष्य आया जो प्लेटो के दिल में उतर गया, उसका नाम था अरस्तु। और सुकरात ने, प्लेटो ने कहा कि मेरी इस एकेडमी का जो उत्तराधिकारी है, जो इसको आगे मेरे बाद चलाएगा, वो अरस्तु होगा। और अब मैं तुम्हें बताऊं कि जो सुकरात के साथ हुआ था, प्लेटो के साथ तो वो नहीं हुआ, पर अरस्तु के साथ भी वही हुआ। वो राजा, एडमिनिस्ट्रेशन सब उसके खिलाफ हो गए, उसको मारने की साजिश रचने लगे। पर अरस्तु ने सुकरात से सबक सीखने के बाद, प्लेटो से सबक सीखने के बाद अपने आप को इतना आगे ले गया, अरस्तु इतना तेज बना दिया कि अरस्तु ने कहा कि मैं अपने गुरु के गुरु की तरह नहीं मरूंगा। उसने रातों रात बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधा चले गया बगल वाले राज्य में, भाग गया, निकल गया। तो उससे छवि और खराब हो जाएगी। नहीं, वहां जाकर के, अब यहाँ देखो टर्निंग पॉइंट क्या है। अरस्तु तो सोचो ना, सुकरात का अपग्रेड वर्जन प्लेटो का अपग्रेड वर्जन अरस्तु, वो कैसे गलत हो जाएगा। अरस्तु ने कहा कि मैं सुकरात की तरह नहीं बनने वाला, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मैं निकल रहा हूँ। सुकरात निकल गया, तो अरस्तु निकल गया। अरस्तु चले गया बैबोली। ये सिकंदर कहाँ का था? बैबोली ना, नहीं बेबीलोन में तो मरा था। क्या था, हमने इसका पढ़ा था ना। तो सिकंदर वो उस राज्य में गया, वहां पर जाकर के मालूम पड़ा कि फिर उसका शिष्य बना कौन? अलेक्जेंडर। फिर उसने अलेक्जेंडर को इतना ट्रेन कर दिया कि अलेक्जेंडर ने दुनिया जीत ली। और अलेक्जेंडर ने सबसे पहले उसको वो राज्य जीता, और वो राज्य जीत करके अरस्तु को वापस वहां लेके आया, और वहां पे वो एकेडमी अरस्तु को वापस बना के दी, बढ़िया एकेडमी। तो प्लेटोस एकेडमी में जो सोक्रेट ने उसको बताया, वही प्लेटो बताता था अपने नहीं, इसमें ना बहुत सारे, अभी देखो यही होते हैं अच्छे गुरु और चेले की बात। बहुत सारे मुद्दों पे सुकरात से प्लेटो सहमत नहीं था और दोनों में बहस होती थी। और कई मुद्दों पे सुकरात से जिस पे वो सहमत नहीं था उसको उसने अपनी तरीके से और बेहतर करके लिखा। प्लेटो से कई मुद्दों पे अरस्तु सहमत नहीं था। देखो, असहमत होना बहुत अच्छी बात होती है। असहमत दो तरीके से हो सकता है। एक ये कि मुझे तो तुम्हारे खिलाफ ही जाना है, तुम जो बोलोगे उसके खिलाफ। एक कि जेन्युइनली भाई तुम्हारा लॉजिक जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास ये बेहतर लॉजिक है, और वो अब इस लॉजिक को काट नहीं पा रहा है। जैसे मैंने बात करी फादर ऑफ साइकोलॉजी की, सिगमंड फ्रॉइड, है ना। सिगमंड फ्रॉइड का सबसे बेस्ट चेला था कार्ल जूंग, बेटे की तरह। और दोनों ने खूब मिलकर दुनिया भर की रिसर्च करी, सब कुछ किया। पर एक टाइम आया दोनों अलग अलग हो गए। सिगमंड फ्रॉइड ने एक लेटर लिखा किसको? कार्ल जूंग को, कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे विचार एक दूसरे से सहमत हैं, हम एक दूसरे के साथ एक साथ आगे काम कर सकते हैं, तो हम आगे से कभी भी कोई काम साथ में नहीं करेंगे, और हम आगे से कभी भी कोई बात नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी से एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मतलब जो बेटा था, बेटे की तरह था, इतना करीबी वो था। कार्ल जूंग ने वो लेटर का जवाब क्या दिया कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पिता समान हो, मैं आपकी बात कभी टाल नहीं सकता, आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली नहीं, तो ये भी कैसे टालूं। और दोनों के रास्ते अलग अलग हुए, और दोनों के रास्ते अलग होने का कारण था भगवान। दोनों ही मानते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, पर फिर क्यों अलग हुए? क्योंकि एक कहता था कि भगवान एक भ्रम है, एक कल्पना है, कोई फिजिकली तत्व नहीं है, और कार्ल जूंग कहता था कि भगवान एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मतलब फिजिकल तो भगवान नहीं है, पर दिमाग के अंदर एक प्रोडक्ट की तरह भगवान है, जैसे हम कहते हैं, जिसे विश्वास कह लो। तो दोनों में फर्क है ना। एक तो कह रहा है कि बिल्कुल ही भगवान मतलब भ्रम है, कल्पना, इमेजिनेशन है, और दूसरा कह रहा है कि इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन से आगे की चीज है कि वो इतना ठोस विश्वास है कि वो तथ्य बन चुका है। तो इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। अभी हम आने वाले, वो देख तीसरा पॉइंट मेन छूट गया मेरा, मेरे को बाद में याद आएगा, वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ऐड हम कर नहीं सकते। आगे हम चाणक्य के ऊपर बात करेंगे, हम सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर बात करेंगे, हम प्लेटो के ऊपर बात करेंगे, अरस्तु के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने जो सुकरात के मेन बातों पे ही बात करी, बहुत सारी बातें भी रह गई हैं, इसलिए सुकरात को लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। तो सुकरात का मैंने बता दिया, हमेशा क्वेश्चन करो, तार्किक बनो, यूजलेस इंफॉर्मेशन
कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो गया, किसकी कौन सी हीरोइन ने क्या कपड़े पहने, कौन सी हीरोइन कहाँ भाग गई, किसकी कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सा हीरो ने कहाँ पे किसकी हड्डी कब टूट गई, किसके घर में क्या हो गया, पड़ोसी के घर में क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चाणक्य पे बात करेंगे, हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य पे बात करेंगे, हम आगे सिगमंड फ्रॉइड, फ्रेडरिक नीत्शे, बुद्ध, ये बुद्ध वगैरह जो है ना, इन सब पे हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए ना हमारे को ये सबको जब धीरे धीरे हमने सब समझ लिया ना, तब जाकर के जब हम बुद्ध पे बात करेंगे, तब जाकर के जब हम लाओत्से पे बात करेंगे, तब जाकर के हमारे पास समझ में आएगा। एक सवाल करने को मैं अभी भी कर सकता हूँ, पर वो अभी बहुत सारी चीजें ना तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर सुकरात ने बोला था कि राजा को कि अगर आप मेरे को गलत साबित कर दोगे तो मेरे को मार देना नहीं, मतलब मार देना नहीं कहता, मैं माफी मांग लूंगा और मैं चले जाऊंगी ऐसे, है ना। तो राजा ने क्यों नहीं गलत साबित नहीं करवाया, तो क्यों वो मरा? अरे तो गलत साबित नहीं, उन्होंने तो सीधा इल्जाम लगा दिया ना कि हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों को भड़का रहा है, और वो भड़क करके वो तो भगवान को मानना छोड़ रहे हैं, राजा को मानना छोड़ रहे हैं, राजा की नीतियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उस समय के राजा ऐश मौज ज्यादा करते थे, तो वो उन पे सवाल उठाता था, तो वो तो उनको भी मालूम था कि सही बोल रहा है, राजा को भी तो मालूम था कि सही बोल रहा है, तो राजा को तो ये था ना कि ये तो भाग जाए, समझे। हाँ, तो फिर लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि नहीं, अगर ये क्यों चाहते हम इसकी सेवा करें? कौन लोग? यही जो प्रजा थी, सारी प्रजा थोड़ी उसके साथ थी। हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 500 अगर व्यूज आते हैं एक वीडियो पे एवरेज, तो मुझे क्या लगता है कि वो 500 के 500 से सहमत होंगे, 50 भी सहमत हो गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाकी 400 450 कहते हो क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजो, ट्यूशन की फीस दो, नोट छापो, मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, तो वो सब तो 450 खिलाफ होंगे ना। तो ऐसा थोड़ी कि सुकरात के साथ पूरी प्रजा लगी हुई थी, जितने बच्चे सुकरात को सुनते थे उनके माँ बाप तो सुकरात को गालियां देते होंगे ना। तो ये हमेशा चलता है। अभी हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, डार्क एज। अगली हम होम स्कूलिंग की क्लास लेंगे डार्क एज के ऊपर। डार्क एज बोलते हैं अंधकार युग, और कैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की वजह से यूरोप के अंदर 1000 साल का अंधकार युग खत्म हुआ, डार्क एज खत्म हुआ। और जिस दिन सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की वजह से, वो उस क्लास में मैं बताऊंगा। और जब तुम डार्क एज को पढ़ोगे तो तुम हैरान होगे कि अरे यार हमारे इंडिया में तो 5000 साल से डार्क एज चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो और डार्क हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास का कंक्लूजन क्या है? कि सवाल करो हमेशा, यूजर इन्फॉर्मेशन दिमाग से हटा दो। थोड़ा जोर से बोल। कि सवाल करो हमेशा, क्वेश्चन करो। क्या सवाल करो? किससे सवाल करो? कि जो भी तो आपके सामने चीज है, जो भी आपको, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ रहा है, उससे सवाल करो। अब एक बात और ध्यान रखना, सवाल इम्पोर्टेंट होने चाहिए। सवाल करने के लिए बेतुके मीनिंगलेस सवाल मत पूछना। अगर तुम्हारा सवाल बहुत हल्का है, मीनिंगलेस है, और दूसरा बड़े आसानी से बार बार जवाब दिए जा रहा है, तो तुम अपने आप को तार्किक मत समझना, तुम बेवकूफ हो गए फिर। इसलिए तुम्हारे सवाल बताएंगे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता कितनी है। तो सवाल वैल्यूएबल होना चाहिए कि जवाब देने वाले को भी मजा आए या वो जवाब ना दे सके। ये नहीं बेकार के सवाल पूछते रहे, बेकार के सवाल पूछते रहे कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं जी ना। सवाल वैल्यूएबल होना चाहिए, तुम्हारे सवाल तुम्हारी अकल बताएंगे। ठीक है, और यूजलेस इन्फॉर्मेशन बहुत फोकस करना कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। दिमाग के अंदर कोई कचरा इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, कोई भी कचरा इन्फॉर्मेशन, कहाँ क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया। हाँ, जब तुम ये जो सब्जेक्ट है, जो हम बातें कर रहे हैं, ये बोरिंग होती है, दिमाग उब जाएगा। जब दिमाग उब जाए तब इंटरटेनमेंट के लिए थोड़े बहुत चीजें देख लो। अच्छा, सुकरात के यहाँ बेन आ गया, तीसरा टॉपिक याद। अब ये मैं अभी क्लास खत्म करने वाला था, और अब मुझे तीसरा टॉपिक अब जा करके याद है। क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक अभी याद आया। लंबी क्लास हो गई ना, 56 मिनट की क्लास हो गई, 56 मिनट से आप लाइव हो। मैं सोच रहा था छोटा वीडियो वो उसको 3-4 बार में अपलोड करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, लाइव तो सही चल रहा है। लाइव अगर सही चल गया तो अपलोड करने की क्या जरूरत है? लाइव ना क्लियर नहीं आता ना। हाँ, सुकरात का मेन पॉइंट फटाफट खत्म करते हैं। सुकरात ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। सुकरात ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। क्या बोली थी? वो लोग अगर अच्छा जगह चाहते तो फिर वो हटाना। शाबाश शाबाश, याद है इसको। क्या हटाना? खुल के बता, जोर से बता। हाँ, मूवीज नहीं, क्लियर बोलो, इसको याद है। तो मालूम नहीं तो बोल।
पोएट, राइटर, राइटर क्या है? WRITER, राइटर, POET, पोएट की स्पेलिंग क्या है? POET। हाँ। ठीक है, चलो स्पेलिंग दोनों की सही है। और ये 2500 साल पहले क्या होते थे? पोएट और राइटर। पर आज पोएट और राइटर के साथ और क्या है? डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सिंगर, सिंगर भी कह लो, पर मेन जो चीज है पिक्चरें जो बनती हैं, सिनेमा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। इंडिया में बॉलीवुड है, कहीं हॉलीवुड है। सुकरात ने ये कहा था 2500 साल पहले, कहा था कि अगर आप एक अच्छे राज्य का गठन करना चाहते हो, अगर आप ध्यान से सुनना, एक अच्छे राज्य को एक अच्छा राज्य बनाना चाहते हो, एक अच्छा देश बनाना चाहते हो, तो पोएट और राइटर या जो स्टेज शो वगैरह करते हैं, रंगमंच, या आज की डेट की बात कर रहे हैं तो पोएट, राइटर, स्टेज आर्टिस्ट प्लस फिल्म, सीरियल, इन सब को बनाने वाले, इन सब को काम करने वाले, इन सब के जो क्रिएटर हैं, उन सबको राज्य से बाहर निकाल दो। मैंने जब इसको पढ़ा, सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा, यार ये कैसे वो बात कह रहे हैं। और इसको ध्यान से समझो, उस समय राजा का गुणगान कौन करता था? राजा को अगर अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवानी है तो राजा के ऊपर कहानियां कौन लिखता था? लेखक। राजा के ऊपर कविताएं कौन लिखता था? कवि। आज राजाओं के ऊपर फिल्में कौन बनाता है? या किसी भी भगवान या धर्म का प्रचार करना है तो फिल्में। तो सुकरात ने कहा था कि इन सब लोगों को बाहर निकाल दो, ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि रैशनल बनने की सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप जब कोई पिक्चर देखते हो, आप जब कोई कविता पढ़ते हो, और जब कोई नाटक देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, या कोई वेब सीरीज देखते हो, तो आप बायस हो जाते हो। मोस्टली आप बायस हो जाते हो, एक तरफा, पक्षपाती, एक तरफा। जैसे हाँ, जैसे अभी कश्मीर फाइल देखी तो सारे हिंदुओं को लगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, सारे एक तरफ हो गए। जब हैदर आई थी तो सारे मुसलमानों को लगा कि यार हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है, तो मुसलमान एक तरफ हो गए। उन्होंने हिंदुओं की बात नहीं करी। किसने बनाई थी उससे मतलब नहीं है। मुसलमान भी हिंदुओं के पक्ष की पिक्चर बनाता है, हिंदू के मुसलमान के पक्ष, वो नहीं है मैटर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो, कि मूवीज आपको एक तरफा बनाती है, रैशनल होने से रोकती है, एक पर्टिकुलर माहौल बनाती है। अभी मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया माहौल बनाता है ना, मीडिया माहौल बनाता है। तुम्हारे अंदर देशभक्ति का जज्बा आ जाएगा, ओ हमने ये पिक्चर नहीं देखी तो हम देशभक्त नहीं। हमने अगर 15 अगस्त को अगर अपने डीपी पे तिरंगा नहीं लगाया तो हम देशभक्त नहीं। अगर हमने अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे तिरंगा नहीं लगाया तो हम देशभक्त नहीं। ये एक माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो सुकरात ने 2500 साल पहले बोला था कि ये लोग आपको काल्पनिक दुनिया में लेके जाती हैं और एक माहौल का गठन करते हैं। जरूरी नहीं माहौल सरकार के खिलाफ हो या धर्म के खिलाफ हो, ये माहौल। अभी यश चोपड़ा और महेश भट्ट की पिक्चरें देखने में क्या होता है, सबको लगता है कि वो ऐसे लड़की मिल जाएगी, ऐसे लड़का मिल जाएगा। एक पिक्चर थी शाहरुख खान की मोहब्बत है, वो पिक्चर क्या मैसेज देती है यश चोपड़ा की, कि भी अगर लड़की मर भी जाए तो मूव ऑन मत करो लाइफ में। ठीक है यार, कोई लड़की मर गई, अब मर गई, ठीक है, चलो जी 2-4 साल रो पीट करके चलो लाइफ में आगे बढ़ते। नहीं, वो दिखा रहा है, वो वायलिन बजा रहा है देवदास बन के। ऐसे ना फिर क्या है, एक आदमी को आप जिंदा दिल, अपना चैनल अलग क्यों है लोगों से? हम रोने पिटने नहीं सुनाते अपने, हमारे चैनल पे हम लोगों को या तो जलील करते हैं या कटाक्ष देते हैं। हम उनको बोलते हैं मजबूत आदमी बन के रहो। ये रोने पीटने, हाय मैं मर गया, मेरे को उसने धोखा दे दिया, मेरे माँ बाप नहीं होते तो ये कर देता, माँ बाप होते तो ये कर देता, मेरे पास मकान होता तो मैं ये कर देता, मेरी पत्नी अच्छी होती तो मैं ये कर देता, मेरा पति अच्छा होता तो। ये रोने पीटने में नहीं अपने को, जो है तुम्हारे पास है तो वो परिस्थितियाँ तुमने बनाई है या तुम उस परिस्थिति में हो, तुम्हें निकलना पड़ेगा। हम तो बात करते हैं मजबूती की, हम बात करते हैं रैशनलिस्ट की। हम नहीं रोने पीटने रोते अपने वीडियोज में, ना हम ऐसे थंबनेल लगाते, ठीक है। तो सुकरात ने यही कहा था कि ये तुम्हें कल्पनाओं में लेके जाते हैं। लेखक, कवि, फिल्में, ये सब तुम्हारे को एक माहौल बनाते हैं और तुम उस माहौल में खो जाते हो, तार्किक होना छूट जाता है। तो उसने कहा था कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। और ये सब चीज़ें करती है, या तो आपको इमोशनल फूल बनाती है, जज्बाती करके बेवकूफ़ बनाती है, या फिर आपको मज़ा देती है। और मज़ा से क्या रिलीज होगा? डोपामिन। फिर से वापस वही होगा। तो इसलिए ये कहा था। डोपामिन से होता क्या है बेटा? डोपामिन ना दिमाग में एक तरह का केमिकल, दिमाग ने केमिकल छोड़ता है। जब हमें कोई भी खुशी मिलती है ना,
चाहे तेरे को 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो डोपामिन रिलीज होगा, 10 लाख रुपए मिल जाए तो भी डोपामिन रिलीज होगा। तुझे कोई फेवरेट चीज खानी है वो खा ली तो तुम्हें खुशी होगी। मतलब जिस भी चीज से मतलब तुम्हारे को मजा मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा, उससे तुम्हें खुशी होगी। डोपामिन रिलीज होने से हमें खुशी होती है। इसीलिए जो लोग जुआ खेलते हैं, एडिक्शन जो वर्ड है वो इसीलिए कि जुए में हारते भी हैं तो भी उनको मजा आता है और वो उस मजे के चक्कर में बार बार जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम हार रहे हैं। ऐसे ही ये पिक्चरें, ये कवि, ये राइटर हमें शेर व शायरी ऐसी दुनिया में ले जाती है कि हम बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारा पेट्रोल का रेट ऊंचा हो रहा होता है और हम मजे में होते हैं। तो ये डोपामिन कुछ कुछ टाइम के लिए रिलीज होना चाहिए। डोपामिन पहली बात तो देखो, अगर कुदरत ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, पर डोपामिन वैल्यूएबल कंटेंट पे रिलीज होना चाहिए ना। आप मूवी देख के डोपामिन रिलीज कर रहे हो और आप एक तरफ से अरस्तु की बात सुन करके डोपामिन रिलीज कर रहे हो। आप 1 रुपया मिलने पे डोपामिन रिलीज कर रहे हो और आप 1 करोड़ रुपए मिलने पे डोपामिन रिलीज कर रहे हो। फर्क है, डोपामिन रिलीज होगा ही होगा, मजा आएगा ही आएगा। खुशी और सुख में एक फर्क होता है। कई सारी खुशियां लंबे वक्त तक जब लगातार मिलती हैं तब जाकर के एक सुख बनता है और खुशियां डोपामिन रिलीज करती है। सुख को डोपामिन की जरूरत नहीं, तो वो तो लंबे वक्त तक चलता है। समझे? अब इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। इसको समझ गए तुम कंक्लूजन? अब तुम्हारा होमवर्क है सुकरात के बारे में और कितनी बातों को एक प्रॉपर पेज बनाना, सुकरात के मेन इन्फॉर्मेशन से शुरू करना, सोक्रेटिस लिख करके उसके मेथड कितने कितने, ये 2-3 तो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं, इसके और बहुत सारे इसने नियम दिए, वो सारी चीजें लिखना है। वो तुम्हें प्लेटो के थ्रू मालूम पड़ेगा, सुकरात का भी अब गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। वो लिखना, कब पैदा हुआ, कब मरा, ये सब तो है ही है, पर मेन उसके मेथड पे फोकस करना है। ये भी लिखने जो आपने बताया, ये तो उसके मेथड में ही आ गया ना, ये भी लिखना, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके फिर हम और कुछ टाइम बाद फिर इसकी दोबारा क्लास लेंगे, फिर इसके मेथड का इसका रिवीजन करेंगे, नए मेथड ऐड करेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, अरस्तु, चाणक्य, बुद्ध, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके, गुड बाय। 1 घंटा 4 मिनट से हम लाइव हैं। कोई कमेंट ही नहीं आया, कोई गड़बड़ हो गई क्या? सही में लोग नहीं कमेंट कर रहे? हाँ, लोग अभी क्लास सुन रहे होंगे, वो कमेंट करने का शुरू में कोई कमेंट ही नहीं आया। तो चलो दोस्तों, अभी इस लाइव क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। अभी देखो, हम अगली क्लास लेंगे डार्क एज के ऊपर, अंधकार युग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर हम धर्म के ऊपर बात करेंगे कि धर्म एक्चुअली में क्या है, क्यों बना था, आज इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, इसको मानने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको ना मानने के क्या क्या नुकसान है, और मानने के भी क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे को क्या नुकसान होगा, मानने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस सब बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उठा के बोल देंगे जी हम तो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ इंसान के धर्म को मानते हैं। कहना तो ठीक है, तुम्हारे को पूरे लॉजिक चाहिए, क्यों नहीं मानते हो और ना मानने पे हम क्या नुकसान कर रहे हैं और मानने पे हमारा क्या नुकसान हो सकता है।